दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं आपको यहाँ पर फंड चूज करने से लेकर के ऑटो पे सेटअप तक हर एक चीज छोटी छोटी बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली पता हो। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अकाउंट बना लिया। एप्लीकेशन को जिस तरीके से ओपन होगी यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखाई देगा, तीसरे नंबर पर इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाते ही आपको एक्सप्लोर का बटन दिखाई देगा जिसपे स्टार्ट एसआईपी लिखा होगा। इसके नीचे आपको पॉपुलर फंड्स, कलेक्शंस, रिसेंटली व्यूड, ये सारी चीजें दिखाई देगी। अब जब आप कर लोगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आपकी एसआईपी चालू रहेंगी तो कुछ इस तरीके से एसआईपी दिखाई देगी और वॉच लिस्ट भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। हमारा गोल है एसआईपी बनाना, तो सबसे पहले मैं आपको फंड चूज करना दिखाता हूँ। फंड्स क्या होते हैं तो देखो यार, अब आपको हर एक एप्लीकेशन जहां पर भी आप फंड देखते हो उन्होंने थोड़े थोड़े फिल्टर लगाए होते हैं। जैसे यहाँ पर कलेक्शन दिखाई देता है, हाई रिटर्न वाले फंड्स कौन से हैं, बेस्ट एसआईपी फंड्स कौन से हैं, गोल्ड फंड्स कौन से हैं, लार्ज कैप कौन से हैं, मिड कैप कौन से हैं, स्मॉल कैप कौन से हैं, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने रखा है। अब आप हाई रिटर्न पर अगर जाओगे कलेक्शन में तो आपको दिखाई देंगे वो सारे फंड जो कि मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं। 3 साल के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं आपको। इस पर क्लिक करूंगा, 5 साल के रिटर्न दिखाई देंगे। अभी कंपनी 5 साल पुरानी है नहीं ये वाला जो फंड है, इसलिए यहाँ पर 5 साल के रिटर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 साल का भी दिखाई देगा। अब ध्यान दो, आप पिछले 1 साल में 10% के लगभग का नुकसान हुआ है। मतलब अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता है 1 साल पहले तो आपको यहाँ पर नुकसान दिखाई देता है। लेकिन अगर 3 साल पे जाओगे तो 32.6% दिया है, मतलब हर साल 10% से दिया है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म का खेल होता है एसआईपी, ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क होता है, हमेशा याद रखिए। किसी भी मैं हाई रिटर्न वाले पे क्लिक करूंगा यहाँ पर लिखा रहेगा वेरी हाई रिस्क, ठीक है। अगली चीज, अगर आपको बेस्ट एसआईपी फंड्स जो कि 100 रुपए 500 रुपए से हो सकती है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे से छोटे फंड दिखाई देंगे जिसपे 100 रुपए 500 रुपए से एसआईपी हो सकती है। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो वेरी हाई रिस्क, यहाँ पर रिटर्न्स काफी तगड़े हैं। 23.59% इन्होंने भी रिटर्न दिया है। इसी तरीके से अगर आप कलेक्शंस में नहीं जाना चाहते तो रिसेंटली व्यूड में जा सकते हैं। अभी तो मैंने सारे देखे थे, कंपनी अपने फंड्स भी कुछ यहाँ पर दिखा रही है। इसके नीचे आपको और म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर कोई फंड आपको पता है, जो आपने दोस्त से या फिर किसी से पता किया है कि भाई बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे पता है, तो मैं बोलूंगा भाई उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ना चीजें देख लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। किसी के बताए हुए फंड्स पे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1550 फंड्स है जिसमें आप अलग अलग तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। बट जनरली मैं बोलूंगा कलेक्शंस का इस्तेमाल करना। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए कि भाई क्या आपको हाई रिटर्न चाहिए या फिर आप बोल रहे हो कि मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करूंगा। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप इस पे जा सकते हैं। हाई रिटर्न में याद रखिए हाई रिस्क भी होता है। वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से आपको पहले साल में बहुत ज्यादा या पहले 2 साल में बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई दे सकते हैं। 10% में दिखा चुका हूं आपको। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होगा क्योंकि मार्केट बेस्ड है। अब जैसे आपको कोई फंड चूज करना तो उसमें क्या चीजें देखनी है, ठीक है। अब हाई रिस्क पर मेरे पास यहाँ पर 3-4 फंड है जो कि लगभग सिमिलर सा रिटर्न दे रहे हैं पिछले 3 सालों में। देखो तीनों, तो इन तीनों में मैं जाकर क्या चेक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, देखूंगा एनएवी कितना। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई एक यूनिट का कितना रुपए लग रहा है। ये म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्होंने फंड के अंदर यूनिट्स बना रखे हैं, ये फंड मल्टीपल कंपनी में पैसे लगा रहा है। इसमें से इन्होंने यूनिट बनाई है जिसका एक यूनिट का प्राइस इतना है। अगर आप 500 रुपए लगाते हो तो डिवाइडेड बाय इतना कर लेना, उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। रेटिंग फिलहाल नहीं मिली है। फंड साइज कितना है, फंड साइज 5000 करोड़ के ऊपर है, मतलब हम समझ सकते हैं कि अच्छा फंड है। उसके नीचे जाएंगे, रिटर्न कैलकुलेटर, इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभी के लिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म का सोच के करिए। उसके बाद आती है होल्डिंग्स। क्लिक कीजिए यहाँ पर और देखिए कि भाई किस सेक्टर का फंड है। इन्होंने साफ साफ नाम में लिख रखा है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब उसकी कंपनियां दिखाई देगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13.93, मतलब लगभग 14% पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाता है फंड। अब आपने जैसे यहाँ पर पैसा लगा दिया, 500 रुपए लगा दिया, तो आपके 14.70 रुपए जो है एसबीआई में जाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। लगभग 69 हो सकता है। फिर दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल में डाल रहा है 9.42%, फिर एनटीपीसी में डाल रहा है। फिर तो ये आपको देखना है कि भाई कहां पर मेरे पैसे लगेंगे। ये पूरे तरीके से बैंकिंग सेक्टर है क्या, या फिर और भी चीजें हैं। देखिए बीपीसीएल भी है इसके अंदर जो अच्छे रिटर्न देता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि भाई मेरी होल्ड में क्या, ये फंड क्या क्या होल्ड करता है और मेरे पैसे कहां कहां लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रिटर्न्स एंड रैंकिंग पे क्लिक करो। यहां पर देखो कि भाई पिछले 1 साल में घाटे में रहा, पिछले 3 साल में फायदे में रहा, पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया। ओवरऑल 11.5% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में अगर आप करोगे तो। इसके बाद आपको सबसे जरूरी चीज आती है एक्सपेंस रेशो। अब देखो एक्सपेंस रेशो में क्या देखना है। जनरली अगर आप कोई डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेते हो, हमेशा देखिए यहाँ पर ना लिखा होता है, ये देखिए एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आपको बहुत जगह पे फोन पे पर जाओगे आपको सारे यही वाला फंड देखोगे एसबीआई पीएसयू रेगुलर प्लान ग्रोथ दिखाई देगा। रेगुलर नहीं लिया। रेगुलर का मतलब होता है कि कोई मैनेजर जो एक्टिवली काम कर रहा है और वो आपसे एक्सपेंस के रूप में ज्यादा परसेंटेज लेगा। सिंपल सा डिफरेंस बताऊं तो रेगुलर वाले में आपको एक्सपेंस रेशो 1% से कम, बहुत कम देखने मिलेंगे, 1.5% मिलेगा। और यहां पर आपका एक्सपेंस रेशो क्या है, 0.84%। जनरली टारगेट कीजिए कि 0.5% के आसपास जो एक्सपेंस रेशो है वो आपके लिए बेटर होगा। एक्सपेंस रेशो क्या है तो भाई जो आपका फंड मैनेज किया जा रहा है ना, अब ये पीएसयू
कोई सरकारी कंपनी तो नहीं है, ये तो एक फंड हाउस है, तो ये कुछ ना कुछ पैसे तो आपसे लेगा। आपने 500 रुपये लगाए, इन्होंने बढ़ा के दे दिए, तो आपको कुछ चार्ज करेगा ना, वो 0.84% होगा। लॉन्ग टर्म में 0.84% लाखों तक का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो याद रखिए। इसके बाद आपको दूसरी चीज देखनी है, एग्जिट लोड। ऐसा क्यों? देखो क्या लिखा है, एग्जिट लोड ऑफ 0.50% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज। सिंपल है, 30 दिन के अंदर अंदर निकालोगे तो 0.50% का आधे परसेंट का आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा, आपसे क्या कहते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी, एक पेनल्टी की तरह समझ लो, लग जाएगी। लेकिन 30 दिन के अंदर निकालोगे, तो उसके बाद निकालोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छी बात है, जरूर देखिए। कुछ फंड्स में 7 दिन का होता है, कुछ फंड्स में साल भर का भी होता है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, जो हर जगह पर सिमिलर सी लगेगी, देखिए लिखा भी है फ्रॉम जुलाई 1, 2020, इस पर आपका कोई बस नहीं है। उसके बाद टैक्स इंप्लीकेशन, ये भी सिमिलर से रहेंगे। तो आपको जनरली एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो में फर्क देखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर 0.84% देखा आपने, किसी दूसरे पर जाएंगे, इस पे जाते हैं, इसके नीचे जाते हैं और एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 0.9%, थोड़ा सा बढ़ गया, हम थोड़ा सा जाएंगे कि रिटर्न तो लगभग सिमिलर दे रहे हैं। अब रिटर्न्स की भी मैं बात करता हूं आपके सामने। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए 0.42%, ये एक्सपेंस में नहीं खाएगा। अब लोग सोचते हैं कि भाई पिछले 3 साल का रिटर्न जो है, ये 3 साल का रिटर्न 30% है, तो मतलब ये अगले 3 साल में भी 30% देंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगले 3 साल में कितना देंगे उसकी गारंटी नहीं है। ये पास्ट 3 ईयर्स में क्या हुआ है उसके बारे में बता रहा है। अगले 3 साल में घाटा भी हो सकता है, अगले 3 साल में इससे ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, हमेशा याद रखिए। और ये जो आप ग्राफ देखते हैं ना, ये वाला, तो लोग जनरली सोचते हैं कि भाई इस तरीके से ही बढ़ेगा। एफडी नहीं है जो गारंटी दे रहा है आपको पैसे देगी, आरडी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड है जो कि डायरेक्टली मार्केट पे लिंक्ड है। तो 3 साल के रिटर्न्स पिछले हैं, आगे भी ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है, नीचे भी जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आप पैसे लगाइए। अगली चीज है फंड मैनेजमेंट। यहां पर क्लिक करोगे और ये आपको हर एक, जिस भी एप्लीकेशन पे जाओगे, धन पे जाओगे, जीरोधा पे जाओगे, ये सारी डिटेल्स हर जगह आपको मिलेगी। फंड मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको बताएगा कि भाई आपका फंड मैनेजर कौन है, ये पीएसयू बनाने वाला कौन है, कौन इसको मैनेज करता है। देखो रोहित सिंपल लिखा हुआ है। डिटेल्स में जाओगे तो इनके बारे में डिटेल मिलेगी कि भाई इन्होंने क्या कुछ अपनी जिंदगी में किया है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि भाई बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है और क्या मैं अपने पैसे जो है सही बंदे के हाथ में दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इनकी चीजें और सारी मिल जाएगी, आपको पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये देखिए, रैंक टोटल एसेट्स इन नंबर 1 इन इंडिया है। टोटल एसेट्स में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इस एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास। तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है हाउस, आपका जो फंड हाउस है, देखो ऐसे कई सारे फंड होंगे उसके अंदर, पीएसयू फंड है, फिर दूसरे बैंकिंग फंड भी होंगे और भी फंड होंगे, लेकिन टोटल जो हाउस है वो नंबर 1 इन इंडिया माना जाता है। उस पर 11,93,297 करोड़ रुपए का टोटल मैनेजमेंट है, टोटल एसेट मैनेजमेंट उनका है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से है, 1987 से। तो आप ट्रस्ट आपका यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोज एंड कॉन्स भी दिखाते हैं यहाँ पर। कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड, लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.84%, ठीक है, 1% से कम है तो हम जनरली उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। मतलब पास्ट 1 साल में सभी डाउन हुए हैं इस सेक्टर के, इस वजह से आपको वहाँ पर -9% दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने फिर भी अच्छा काम किया। तो आपको ये सोच करके यहाँ पर पैसे लगाने। ये सारी चीज़ें जब आप, मैं बोलूंगा सबसे पहले आप चूज कीजिए, आपको हाई रिटर्न चाहिए या फिर आपको चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो, या फिर जो भी, उस हिसाब से यहाँ पर चूज कीजिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या मैंने एक शॉर्ट्स में समझाया, वो भी आप देख लीजिएगा। जब आपने चूज कर लिया कि मुझे किस सेक्टर में लगाना, उसकी टॉप की कंपनियां जरूर चेक कीजिए, उसके एक्सपेंस रेशियो देखिए, एग्जिट लोड देखिए, उसमें फंड मैनेजर देखिए, पास्ट रिटर्न्स देखिए किस तरीके से रहे हैं, कहीं पर बहुत बड़ा लॉस तो नहीं। अब देखो यहाँ पर आया रहा होगा किसी दिन, ये था 24 जुलाई 2024 को 37 रुपये का, इसका 5 अगस्त 2024 को 36 रुपये का एनएवी था। ये डाउन हुआ और 29 रुपये पर आ गया, या उससे भी नीचे गया, 29 रुपये पर आ गया 3 मार्च 2025 को। तो लोगों तो लॉस हुआ 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। तो ये सोच के रखना कि लॉन्ग टर्म का खेल खेल रहे हो आप। अब बात आती है कि एसआईपी करना है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। वन टाइम और एसआईपी में क्या फर्क है? सिंपल एक चीज है, आपके पास इकट्ठा लमसम पैसा है, आपने बोला मैं अभी डाल देता हूं, वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया आपने। एसआईपी का मतलब है आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मैं थोड़ा करके धीरे धीरे वेल्थ बनाऊंगा, तो आप एसआईपी करते हो 500 रुपये, 1000 रुपये से शुरू करके। यहाँ पर देखो लिखा भी है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये से शुरू कर सकते हो उसमें। दूसरी बात क्या फर्क है कि जब आप इकट्ठा पैसा डालते हो, मान के चलिए आपने यहाँ पर इकट्ठा पैसा डाला होता 37 रुपये, 38 रुपये पर, और फिर आप यहाँ पर बोलते हैं तो मेरा लॉस हो गया डायरेक्टली। लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करता कहानी और 500 रुपये हर महीने डालता, तो आप समझिए कि एक कॉस्ट एवरेज हो जाती है मेरी। कभी मैंने 26 रुपये में खरीदा होता, कभी मैंने 37 रुपये में खरीदा होता, तो ओवरऑल जो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट होती है वो 30 रुपये के आसपास होती, तो मुझे यहाँ पर उतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो इसको कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में। जब एसआईपी आप करते हैं तो वो आप कर सकते हो। एसआईपी थोड़ी सी बेटर हो जाती है इस सेक्शन में, बट अगर आपके पास लमसम है तो भाई उसको टुकड़े में डाल के कोई मतलब नहीं होता, आप इकट्ठा उसको डाल सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो 10 से 15 साल में अभी तक ऐसा देखा गया कि लॉसेस कम होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। स्टिल मैं ये नहीं कहता कि भाई गारंटीड है। अब वन टाइम या एसआईपी में इतना ही फर्क है। वन टाइम करोगे तो सिंपल आपको डेट वगैरह चूज नहीं करनी पड़ेगी, बोलेगा भाई अमाउंट डाल, इन्वेस्ट कर दे, ठीक है।
दूसरी चीज़, अगर आप SIP स्टार्ट करोगे तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जो भी आप डालना चाहते हो, 1000 रुपये डालना चाहते हो, 1800 रुपये डालना चाहते हो, 10,000 रुपये डालना चाहते हो, आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी पर है। मैं 500 रुपये डालूँ क्योंकि मिनिमम मेरा 500 रुपये यहाँ पर डाला जा सकता है। इसके बाद यहाँ से अमाउंट बढ़ा सकते हो। अब आपको चूज करना है कि हर महीने कितनी तारीख को SIP कटनी चाहिए। मे भी आपकी सैलरी आती है उस समय आप कटवाना चाहते हैं, या फिर आप बोलोगे भाई सैलरी मेरी 2-3 दिन आगे पीछे होती रहती है तो उस हिसाब से कटे। तो मैं यहाँ पर मंथली चूज करूंगा कि भाई मेरी सैलरी तो 1 तारीख को आ जाती है, 3 तारीख को ये पैसे कट जाए। अपडेट कर दिया। अब देखो जब ये आप चूज करते हो तब यहाँ पर लिखा होता है नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट ऑन 3 अक्टूबर। ठीक है, 3 अक्टूबर मतलब अभी चल रहा है, आज 3 सितंबर है, 3 अक्टूबर को ये SIP कटेगी। सिंपल इन्होंने बोल दिया। अगर मैं ये 1 तारीख चूज करता तो ये बोलता 1 नवंबर, क्योंकि 30 दिन का पीरियड खत्म नहीं हो रहा, तो आज एक कटेगा और फिर 1 नवंबर, अक्टूबर में कोई SIP नहीं जाएगी। तो ध्यान दो, बहुत सारे लोग बोलते हैं SIP शुरू करी कटी नहीं। सिंपल है, आपने डेट वैसा चूज किया था। आप यहाँ पर चूज करते समय देख लो कि भाई कब कटेगी अगले SIP। अपडेट कर दिया, 3 तारीख को कटेगी। अगला है पे वाया ऑटो पे। अब देखो मैंने ऑटो पे सेटअप कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर ये बता रहा है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज करूंगा, यहाँ पर जाना, बैंक चेंज करना। ठीक है, ये UPI मैंने चूज कर लिया, बैक आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट SIP करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है कि भाई कहाँ से मैं पे करूंगा। जनरली आप स्टार्ट SIP करोगे नॉर्मली हो जाएगी, क्योंकि मेरा पहले से ऑटो पे लगा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा, बोलूँगा ऑटो पे नहीं करना है मुझे, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं UPI एप्लीकेशन चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डालूंगा। अब ध्यान दो, जब आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया था, डीमैट नहीं भी बनाया तो चलता, लेकिन जब भी आपने यहाँ पर साइनअप किया था इसने आपसे एक बैंक मांगा था, उसी बैंक से पैसे आने चाहिए। अगर आपका पेमेंट फेलियर है तो मैं यहाँ पर एक और लिंक डाल रहा हूँ नीचे कि भाई पेमेंट फेल क्यों होता है ग्रो में, वो जाकर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर मैं पे का बटन दबाऊंगा। जैसे ही दबाता हूँ देखो पे यूजिंग फोन पे बोल रहा है, या फिर जो भी एप्लीकेशन आप डालोगे वो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं एप्लीकेशन बदल भी सकता हूँ या बैंक बदल सकता हूँ। मैं यहाँ पर पे का बटन दबाऊंगा, फोन पे जाऊंगा। यहाँ पर अगर आपके पास फोन पे नहीं है, कोई दूसरी एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पर देखिए ऐड न्यू UPI ID कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी UPI ID लिख दो। बैंक आपका सिलेक्टेड वही रहेगा जो आपने डाला था, दूसरे बैंक से पैसे नहीं डाल सकते हो, आप याद रखना। तो मैं यहाँ पर अपनी UPI ID देता हूँ। अपनी UPI ID डालने के बाद मैं यहाँ पर पे करूंगा। जैसे ही पे का बटन दबाता हूँ, मेरा जो भी जहाँ जिस भी एप्लीकेशन का वो UPI ID है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी। मेरे पास दूसरा फोन है जिसके अंदर आएगी, देखो आ गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं पे करूंगा, पे का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करूंगा। हो सकता है आपने दूसरा बैंक सिलेक्ट किया हो, मत करना, यहाँ पर सिलेक्ट करना और फिर सबमिट करूंगा। पेमेंट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये प्रोसेसिंग चालू है, SIP ऑर्डर प्लेस्ड। अब देखो SIP पे आपने पैसे डाल दिए। अब लोग बोलते हैं कि यार मेरे यहाँ पर दिखा नहीं रहा। भाई SIP है, आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं वो आज शाम के जो स्टॉक मार्केट का प्राइस होगा उसके हिसाब से NAV मिल करके आपको 2 से 3 दिन में सेटल होगा। और ध्यान रखो आज क्या है, वेडनेसडे है। जनरली मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा मार्केट चालू रहता है, सैटरडे संडे ये काम नहीं करते हैं। तो सैटरडे संडे के दिन जो भी आपने SIP डाली वो नहीं होगा। जनरली लोग बोलते हैं फ्राइडे को मैंने किया था अभी तक हुआ नहीं, सोमवार के दिन लोग बोलते हैं। फ्राइडे के बाद 2 से 3 बिजनेस डे और लगेंगे। बिजनेस डे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट्स मिल जाएगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब मेरी SIP यहाँ पर दिखाई दे रही है, SIP पे जाना दिखाई देगी बट डैशबोर्ड में नहीं आएगी। ये देखो इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। अब मेरा ऑटो पे पहले से सेटअप था, यहाँ पर क्लिक करूंगा, मुझे दिखाई देगा कि भाई देखो आपकी ये है 3rd ऑफ एवरी मंथ जाएगा, इन प्रोग्रेस है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब तक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करो, आपको डिटेल पता चलेगी। ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज, ये हो जाएगा। डिटेल्स अगर जाऊँ तो कब तक यूनिट्स मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। कंप्लीशन बाय 5 सितंबर, ठीक है, फ्राइडे तक ये कंप्लीशन हो जाएगा, मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। दूसरी बात, अब ऑटो पे मैंने यहाँ पर देखिए पहले से मेरा है तो ऑटो पे इसने डायरेक्टली ले लिया। आपको करना है, मेरा एक पूरा वीडियो मैंने बनाया कि ऑटो पे कैसे बनाना है, उसकी लिंक में मैं नीचे दे रहा हूँ, उस पर जाइए। अगर आपने कभी ऑटो पे नहीं किया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि ऑटो पे सेटअप कर दो। उसके लिए चार्जेस लगते हैं। जनरली बैंक 100 रुपये प्लस GST यानी 118 रुपये के आसपास चार्ज करती है ऑटो पे सेटअप के लिए। तो एक बार कर दो, उसके बाद बार बार ना करना पड़े, इसका ध्यान दो। कभी भी आप EMI के लिए, SIP के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ऑटो पे सेटअप करते हो, याद रखो आपका बैंक आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगाता है और अगर आप वो बार बार कैंसिल करोगे तो प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपने ऑटो पे नहीं किया तो क्या होगा, सिंपल है, आपने ऑटो पे नहीं किया तो ये जो SIP है वो चालू रहेगी। अगले महीने 1 या 2 तारीख से आपको मेल और यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी कि आपकी SIP है, उस पर पैसे डाल दो, आपकी SIP है, उस पर पैसे डाल दो। और आप मैनुअली आकर के पैसे डाल सकते हो। ये पैसे आपके बैंक से आते हैं और बैंक में ही जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपने कोई फंड बेचा वो सीधे आपके बैंक में जाएंगे, ग्रो अकाउंट में नहीं आएंगे। अगली बात, अगर ऑटो पे मिस हुआ तो क्या होगा, तो बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाते हैं। अगर आपने बैंक में उतना अमाउंट नहीं रखा और ऑटो पे मिस हो गया, अगर मतलब ये कंपनी गई कि भाई इसके अकाउंट से 500 रुपये की SIP निकालनी है, उन्होंने बैंक से पूछा और बैंक के पास पैसे नहीं थे आपके अकाउंट में, तो बैंक आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे। चार्जेस 150 से 750 रुपये तक होते हैं, कितने भी लग सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। अब अपना तो देखो SIP सेट हो गई है। क्वेश्चंस आपके होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।